वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमने एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट यंग लेडी ने ज्वाइन किया है। हैं तो यंग लेकिन बातें बहुत अच्छी अच्छी करती हैं और माशाल्लाह से कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। माहिर नफ्सियात होने के नाते आज हमने इनके साथ वो टॉपिक रखा जो मुझे लगता है कि आज के कुछ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चुभेगा, क्योंकि बात होने जा रही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की और लर्निंग डिसऑर्डर्स की, और उसके साथ साथ उन बच्चों की जो ज़रा स्लो लर्नर हैं। स्लो लर्नर से मुराद ये कि अगर एक बच्चा कोई चीज़ 10 मिनट में सीख लेता है तो उस बच्चे को 15 मिनट लगते हैं, और अगर उस बच्चे के भाई बहन हैं और उन्होंने 6-6, 8-8 मिनट में सीख लिया और वो बच्चा जो है बाकी की बनिस्बत डबल टाइम ले रहा है, बिल्कुल ठीक है बच्चा, उसमें कोई इशू नहीं है, बस वो ज़रा बाकी की बनिस्बत ज़रा स्लोअर है चीज़ों को पिकअप करने में। तो उस बच्चे की बेचारी जो मिट्टी पलीत होती है और जो उसकी बेइज्जतियाँ होती हैं और फिर उसको जो मारे पिटती हैं। व्यूअर्स, एक बात तो अरसा अज़ल से हम कहते आ रहे हैं और मॉर्निंग एट होम पे तो ये एक स्लोगन रहा है कि मार नहीं प्यार। मार से भी काम हो सकता है, प्यार से भी काम हो सकता है, लेकिन जो प्यार से किया हुआ काम होता है वो बच्चे के दिल में भी उतर जाता है। मार से किया हुआ काम बच्चे को ढिठाई की तरफ लेके जाता है और उसको जहनी तौर पे डिस्टर्ब करके उसको बहुत बड़े बड़े दूसरे मसाइल की तरफ लेके जाता है। लेकिन खैर, मैं ये क्या बात करूंगी, एक्सपर्ट तो हमारे सामने बैठी हैं, द ब्रिलियंट ज़ारा अली इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप मस्ट कमेंट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। यू आर वेयरिंग अ गॉर्जियस आउटफिट। Thank जो you. मेरी सहेलियां जो आपको देख रही है, ज़रा खड़ी तो हो ना, ज़रा मैं दिखाऊं तो। Viewers, she is wearing something which is one of my absolutely favorite outfits. You are looking beautiful. Thank you The whole so much. outfit works. तो जो लोग कहते हैं ना डॉक्टर्स अपना ख्याल नहीं रखते, ऐसे भी होते हैं। माहिर नफ्सियात भी बड़े खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। I had to show you outfit क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे मैसेज आना था। कपड़े तो आपने उनके दिखाई नहीं। कुड़ी साड़ी मॉडल तो नहीं है लेकिन बन सकती है माशाल्लाह। Thank you so much, जुगल। अब देखो ज़रा, एक बात पूछूं जी। आपसे, मैंने लाड किया, आपसे प्यार किया, पब्लिकली आपको एक्नॉलेज किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अफेक्शनेट आप। और ये मैंने सच्ची बात की है, ये मैंने सिर्फ कोई शो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की कि मैंने ये बात करनी थी। यू फेल्ट गुड ना? यस, डेफिनेटली, आई रियली फेल्ट गुड। अच्छा, अब शो पे आते ही अगर प्रोग्राम शुरू करते हैं, मैं कहती जी ये हमारे साथ हैं, हाँ जी क्या बताएंगी आप हमें? आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता। बिल्कुल चेंज हो जाता। तो हम तो बड़े हैं, बच्चों के साथ जब हम चढ़ाई करते हैं, उनको डांटते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं, तो उनका क्या हाल होता है? वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो एक तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। हम तो फिर एक्सप्रेस कर लेते हैं ना, हम गुस्सा निकाल लेते हैं या आगे से दरवाज़ा मार दिया या कुछ कर दिया। एक अगर छोटा सा बच्चा है और अगर उसके साथ हम मारपीट कर रहे हैं तो वो बच्चा कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि वो क्या फील कर रहा है, और जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है और उसकी ग्रूमिंग जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। और आगे जाकर उन बच्चों के साथ इतने पर्सनालिटी इश्यूज आ जाते हैं, वो सोशली इतना अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते। बच्चे हकला के बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। 100 बंदे के अंदर जैसे ही 2 या 4 एक्स्ट्रा लोग होंगे, वो कोनों में जाके छुपना शुरू हो जाएंगे सोशली, या वो लोगों के अंदर मारकुटाई शुरू कर देंगे। मारकुटाई कर दें। ये बच्चा किस तरह से परसीव, वो अपने बिहेवियर से दिखा रहा होता है, और वो जो भी अपने बिहेवियर से दिखा रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में ज़रूर चल रहा होता है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ। ये बात पहले इसलिए की क्योंकि अब जिन चीज़ों की हम बात करने लगे हैं उनकी वजह से, क्योंकि माँ बाप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में या अपनी परेशानी में और घबराहट में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिनसे, जो फिर मैम ने बताया, ये रिजल्ट्स आते हैं। अब शुरू करते हैं शुरू से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है ज़ारा, और मुझे ये भी बताइए कि लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है और स्लो लर्नर क्या होता है। ये तीनों चीज़ें पहले डिफाइन कर दें, फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि ये एक ब्रेन बेस्ड डिसऑर्डर है जो कि हमें बच्चे में नज़र आ जाता है शुरू के 2-3 सालों में। इसमें बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, बैठना, उठना, खाना, ये जो होते हैं, वो बोलना, ये डिले होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे का IQ होता है, जो मेंटल एज होती है बच्चे की, वो बिलो एवरेज होती है। मतलब कि जो हमारी, अगर बच्चे की 1 साल उम्र है तो उसकी 1 साल एज नहीं होगी, उसकी 6 माह वाली, 6 माह वाली एज, जहन उसका 6 जो, माह वाला हाँ जी, जो उसकी मेंटल एज है, जो उसकी जहनी वो जो है उसकी उम्र है, वो पीछे होगी उसकी
बर्थ एज से। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो बच्चा होता है उसको इंटेलेक्चुअली जो फंक्शनिंग की चीज़ें होती हैं, जैसे आप ये कह लें कि रोज़मर्रा में जो हम स्कूल के जो काम होते हैं वो नहीं कर पाता, पेंसिल नहीं पकड़ सकता। बिल्कुल, क्योंकि डिलेज है ना, हर चीज़ में जो है वो पीछे की तरफ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेकंड रुकते हैं। ये आप कह रही हैं कि पहले 1-2 साल में माँ बाप ऑब्जर्व कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं। सोचे व्यूअर्स, आपकी फैमिली में ज़रूर कोई ऐसे बच्चे होंगे, आपके घर में भी, कि आपने कहा होगा कि यार 3 साल का है, अभी तक चल नहीं रहा, लेकिन हमारी फैमिली में बच्चे लेट ही चलते हैं। ये गलत है। अगर आपका बच्चा उस टाइम पे नहीं चल रहा जिस टाइम पे उसको चलना चाहिए, तो आपको फ़ौरन तशख़ीस करानी चाहिए। क्योंकि वो ये है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ आपका बच्चा होगा उसको फिर आगे जाके और भी बहुत इश्यूज आएंगे। इसमें नहीं, ऑटिज्म जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, ये इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमारे जो है आता है डाउन्स सिंड्रोम का बच्चा होता है, जिसकी जीन म्यूटेशन होती है। उसकी ना आपको जो बच्चे की फेस की होते हैं ना सिम्टम्स, उनसे ही जो फ्रैक्चर्स हैं उनसे ही आपको पता चल जाता है। छोटी आईज होंगी, दबी हुई नाक होगी, आईज जरा नीचे की तरफ होंगी। वो बिल्कुल आपको वो बच्चे को देख के पता चल जाता है कि ये एक नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट जो है उस बच्चा है। फिर इसी तरह इसमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है एक, वो भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही होता है, और उसमें जो है बच्चे की सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी फाइन मोटर यानी कि जो हम हाथों से काम करते हैं वो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। वो पेंसिल नहीं पकड़ सकता, वो चम्मच पकड़ के खा नहीं सकता, इस तरह के जो है वो बच्चों को। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बच्चा होता है उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग स्किल्स जो होती हैं, सोशल स्किल्स, कपड़े पहनना, खाना खाना, अपने चलना फिरना, बात करना, ये सब चीज़ें जो होंगी ना उसकी एक नॉर्मल बच्चे से, जो अगर वो 3 साल का है तो आप कह लें उस बच्चे में आपको 1 साल की उम्र वाली जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। ओके, अब आते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स। लर्निंग डिसऑर्डर, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं वो बेसिकली आप कह लें कि जो बच्चा होगा वो उसको एकेडमिकली स्कूल के अंदर आपको उसको एकेडमिक्स में इश्यूज नजर आएंगे, जैसे कि डिसलेक्सिया, उल्टा नजर आना। सिर्फ उल्टा नजर नहीं आता, बच्चे की जो कॉम्प्रीहेंशन, डिसलेक्सिया में हम 3 चीज़ों को देखते हैं। बच्चे की जो कॉम्प्रीहेंशन होती है, वो जो पढ़ रहा है उसको नहीं समझ आता कि वो क्या पढ़ रहा है। पैराग्राफ रीड तो कर लिया लेकिन नहीं पता होता कि पढ़ा क्या है, मतलब क्या है इसका। फिर उसके बाद उसकी रीडिंग फ्लुएंसी नहीं होती, तोड़ के पढ़ेगा, रुक के पढ़ेगा। और दूसरा आप कह लें कि बच्चे को डांसिंग वर्ड्स नजर आते हैं उसमें, जैसे वो मूवी थी ना तारे जमीन पर, बिल्कुल ऊपर नीचे, उसको नहीं पता। इसकी वजह से जो है उसकी जो रीडिंग फ्लुएंसी होती है और जो रीडिंग एक्यूरेसी होती है वो ख़राब होती है। उसको नहीं पता चलता कि वो क्या रीड आउट कर रहा है, वो कैसे रीड आउट कर रहा है, उसने क्या पढ़ना है। और इसी तरह की फिर और भी हैं। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में ही एक डिसऑर्डर आ जाता है डिस्ग्राफिया। उसके अंदर बच्चे को रिटन एक्सप्रेशन, अब वो आपको बोल के तो पूरी स्टोरी बता देगा आपको। जब आप उसको कहेंगे कि आपने लिखना है तो उसे नहीं पता होगा दैट व्हाट ही इज सपोज्ड टू राइट। फिर पंक्चुएशन उनकी बहुत पुअर होगी। हमजा मेरा बेटा जो है बड़ा, ये हमें लेटर ऑन रियलाइज हुआ, और इसीलिए आज मैं ये बात करना चाह रही थी कि अगर पहले पकड़ लेते तो शायद कुछ हम बेहतरी की तरफ चीज को ले जाते। असल में हम यही कहते थे कि यार ये तवज्जो नहीं देता, ज़बानी उससे पूछो तो वो आपको फर बता देगा, जो पढ़ा है वो भी बता देगा, उसमें ऐड भी करके आपको 10 चीजें सुना देगा जो बड़ी इंटेलिजेंट चीजें होंगी। हमजा लिखो तो नहीं पता कि लिखना क्या है। और बेचारे को राइटिंग के ऊपर, हैंड राइटिंग के ऊपर सारी जिंदगी क्लास स्कूल में डांट पिटी। यही बात है, जबकि मैं बार बार जाके कहती थी कि जी मेरी भी हैंड राइटिंग बड़ी खराब थी, मैं कोशिश करती थी, मुझे टफ टाइम होता था। ज़बानी मेरे से जो पूछ लो मैं बता देती हूँ, जब आप लिखने को कहते हैं इसलिए मैं टाइप कर सकती हूँ फिर भी बेहतर। वो एक्चुअली जो लिखने का और वो जो कनेक्शन है इसी तरह होता है कि एक वर्ड इधर है, फिर स्पेसिंग का नहीं पता चलता। एग्जैक्टली स्पेसिंग नहीं, बिल्कुल भी। आई एम ज़ारा अली है तो वो मैं बिल्कुल साथ वो बच्चा बिल्कुल साथ लिखेगा, या बहुत बड़े गैप, बहुत बड़ा गैप दे देगा। और पंक्चुएशन नहीं पता, फुल स्टॉप कहाँ पर हम लगा रहे हैं नहीं पता, कोमा हमने कहाँ लगाना है, लेटर बड़ा करना है, तो दिस इज डिस्ग्राफिया। और ये लेट आ जाता है एंड में समझ, बट लेट आता है। जब बच्चा डेफिनेटली जब स्कूल गोइंग होता है, राइटिंग की तरफ आता है तो पता चलना, ये बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं टीचर्स।
क्योंकि आपको पता है कि टीचर के पास स्टूडेंट जा रहा है और टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट के अंदर ये वीकनेस आ रही है, वो टीचर ने डेफिनेटली पेरेंट को बता दिया, लेकिन हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, जहां आप बात करिए पेरेंट्स तक बात पहुंचने की, टीचर्स भी तो इतना क्वालिफाइड हो ना। बिल्कुल, उनको भी अवेयरनेस, वही मैं कह रही हूँ ना कि टीचर को अगर पता होगा ना कि बच्चे में ये वीकनेस है तो वो पेरेंट तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। सो ये भी हो गया। और तीसरा जो है वो है स्लो लर्नर। सॉरी, मैं आपको इसमें ही तीसरी टाइप है डिस्कैलकुलिया। अच्छा ठीक है, सॉरी। और वो उसमें जो बच्चे को होता है मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता, 0+1 क्या होगा नहीं आएगा, सारी 1 2 जिंदगी नहीं मैथ्स में आएगी। फेल हुई हूँ और आपको मजे की बात बताऊं, सारी जिंदगी लिटरली मैं बराए नाम पास होती थी और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरी मैथ्स की टीचर मुझे इतना इंसल्ट करती थी, इतना डांटती थी कि मुझे और उससे वो हो गया। मैं आज भी जब अभी बात करें ना तो मुझे ये होना शुरू हो गया अंदर से, क्योंकि वही मैथ्स टीचर 4-5 साल मेरी थी ग्रामर स्कूल में। यार ज़रा मैं आपको बता नहीं सकती, वो मेरे पे चीखती थी क्लास के सामने। मेरे रिजल्ट जब आता था ना, अगर जैसे कि मेरे 0 आ गए, 1 भी नहीं ठीक हुआ या सिर्फ 10 ठीक हुए और मेरा लोएस्ट ग्रेड आया, मुझे क्लास में सीट के ऊपर खड़ा करके इस तरह करके पेपर दिखवाती नहीं। कितना वो आपके मुझे लिए कितना स्कूल से टॉर्चर था। नफरत हो गई। ऐसे और ही। आज बैठे बैठे मैं ऐसे हिसाब करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पे प्रेशर नहीं है ना यार। प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो ही अब है। वो डिसेबिलिटी थी या प्रेशर की वजह से मैं घबरा जाती थी, आई डोंट नो। वो आपका बेसिकली यार हर बंदे का नहीं चलता ना हिसाब में, दिमाग नहीं चलता। ऐसा ही है, आपकी कोई ना कोई वीकनेस किसी ना किसी सब्जेक्ट में होती है और आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है। तो हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पर ये है कि अवेयरनेस नहीं जान है। एक्स्ट्रा हेल्प पता है क्या होती थी और आज भी क्या होती है? क्लास के बाद आपको पनिशमेंट मिली कि आप ब्रेक में बाहर नहीं जाएंगे, या स्कूल के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा आप क्लास में बैठेंगे। अब 3 भाई बहन जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो मेरी कितनी को बिस्ती होती होगी जब मैं घर जाती होंगी कि मेरी बहन को भी वेट करना पड़ा घंटा, या बहन चली गई घर, भाई चला गया, फिर मुझे आके पिक करना पड़ा क्योंकि मुझे पनिशमेंट मिली हुई है 1 घंटे की। क्यों? इसमें क्योंकि नंबर नहीं ठीक है। नंबर नहीं ठीक है और उसमें फिर आपके टीचर्स और ये कंपैरिजंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, बहन भाइयों के दरमियानी कंपैरिजंस स्टार्ट हो जाते हैं कि वो तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा करता है तो तुम्हें और क्या वही है। तो चीज है ना। और व्यूअर्स देखें, ये एक नफ्सियात का भी एक फैक्ट है कि जो आपका सबसे बड़ा बच्चा होता है उसका इंटेलेक्ट लेवल जो है वो बाकी बच्चों से ज्यादा होता है। फर्स्ट बॉर्न जो होता है उसमें सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, ये एक इस पे रिसर्च भी हुई भी है। ऑब्वियसली 100% फैक्ट नहीं है, कभी चीज ऊंच नीच भी हो जाती है, बच्चे पैदा भी हो जाते हैं विद डिसेबिलिटीज एंड स्टफ। बट ये बात करने का रीजन ये है कि व्यूअर्स आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्कूल, क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं पंजाब स्पेशली साइड पे, तो पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स का एक तरह से रोल अदा कर रहे हैं। जब वो साथ बैठते हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, व्हाटएवर, ऑनलाइन बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर बच्चों को मारे भी पिट रही हैं, डांटे भी पिट रही हैं, गालियां भी उनको निकाली जा रही हैं, उनको पनिशमेंट्स भी मिल रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये भी प्रेशर है कि ग्रेड्स जो हैं वो A+ आने चाहिए और हर बच्चे के आने चाहिए। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्लो लर्नर क्या होता है और फिर इन सब मामलात को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें और पेरेंट्स का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, और अगर आपका स्कूल वो चीज़ें नहीं कर रहा जो मैम अभी ब्रेक के बाद कहेंगी, तो बच्चों का स्कूल चेंज करें। अगर आपके लिए बच्चों के लिए स्कूल का नाम ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चों की मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं ज़ारा अली, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात। हम बात कर रहे हैं बच्चों के जो डिफरेंट पढ़ाई से रिलेटेड या बड़े होते हुए जो सीखने के मसाइल होते हैं उनसे रिलेटेड। देखिए, हम हमेशा एडल्ट्स की बात करते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि बच्चे जो हैं वो एडल्ट की फाउंडेशन है। आप बच्चे होते हैं, फिर आप एडल्ट्स बनते हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं, उस स्टेज पे बहुत से मामलात अगर सही और आसान अंदाज में हैंडल हो जाएं तो वो बड़े होके बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं बनती। जैसे कि मुझे अगर आज जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और अगर मुझे सोशल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए है क्योंकि राइट एज पे ना तो घर वालों को पता चला कि इसको क्या है, उनको लगता था हाइपर बच्ची है। बाद में जब जाके चेक किया तो पता चला कि आई एम स्लाइटली ऑन द स्पेक्ट्रम,
आई हैव ADHD, और उन दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से एंग्जाइटी और फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई जो उनकी फिर सब सेट होती हैं, राइट? बिल्कुल, उनको कॉप करने के लिए जो है आप मैनेज कर रहे ज़रा हो तो आपको अपने पता है आप को मैंने behaviors- साइकोलॉजी क्यों ली यूनिवर्सिटी में? फॉर दिस रीज़न, मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे होता क्या है। बाकी सब तो ठीक है, मैं अक्सर लोगों से पूछती थी आपको ऐसे ऐसे नहीं होता अंदर, तो लोग मुझे कहते थे क्या मतलब? मैं कहती थी मुझे अंदर लगता है कि जैसे मुझे ना कोई मेरे अंदर से ऑर्गन्स को हिला रहा है, झंझोड़ रहा है। झंझोड़ रहा है जैसे, और उसकी वजह से ना मेरे अंदर एक इरिटेशन और तलखी आ रही होती थी। आई हैड ADHD, लेकिन कभी डायग्नोज ही नहीं हुआ, डायग्नोसिस ही नहीं हुआ उसका। जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के बारे में कोशिश करती हूँ कि ज़रा विजिलेंट रहूँ और हमजा, हसन, नूर उन पे नज़र रखने की कोशिश करती हूँ। और मैंने अपना दिमाग ओपन रखा है इस बात को कि अगर कोई खुदा न खास्ता होती है प्रॉब्लम तो वो काउंटर कर ले, ना कि सर जिस तरह ऑस्ट्रिच ज़मीन में सर नहीं डाल देता जब बिल्कुल। तूफान आ रहा होता है। क्योंकि फिर बच्चे को भी अगर हेल्प मिल जाएगी तो वो उसके लिए बेहतर है, आने वाले टाइम में उसके लिए बेहतर है। और पेरेंट्स के लिए Parents के बेहतर लिए है भी। क्योंकि उनको समझ तो समझ आ आ जाती है जाएगी ना। ना कि हेल्प कैसे करनी है बच्चे को। क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चों को कंसिडर किया जाता है बदतमीज, ढीठ, हाइपर, हम ये टर्म्स लगा देते हैं ये सोचे हम बगैर। लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं, हम हर टाइम लेबल कर रहे होते हैं। लेकिन देखो ये चीजें भी ADHD, ऑटिज्म वगैरह ये भी तो लेबल्स ही है ना यार। लेकिन आप टेक्निकली तो ये भी लेबल है ज़ारा। लेबल है, लेकिन वो हम अगर हमें पता नहीं होगा तो हम हेल्प नहीं कर सकते। और मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि हमने फ़ौरन से डायग्नोसिस नहीं देना, अभी हम पहले बच्चे को मैनेज करते हैं। अगर सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम डायग्नोसिस दे देते हैं ना तो उसका मतलब है हम लेबल कर देते हैं, अच्छा फ़ौरन से लेबल कर देते हैं। अच्छा एक और मेरी सोच है, अगर हम बच्चों को ना बताएं कि उनको क्या है और हमें पता हो। नहीं, ये भी रॉन्ग है। अच्छा, ये रॉन्ग है, क्योंकि फिर बच्चा अगर बच्चे को नहीं ना पता कि उसके साथ क्या इशू चल रहा है, तो वो अगर हम उसको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारी हेल्प लेना पसंद नहीं करेगा कि मेरे साथ तो कोई इशू ही नहीं है, मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ या मैं क्यों किसी के पास जाऊँ। तरीके से, प्यार से बच्चे को समझाएं कि ये आपके साथ मसला है और इसको हम मैनेज कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम किसी के पास जा रहे हैं, हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास है, कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई टीचर है जिससे हमने हेल्प लेनी है। बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसके साथ कोई जैसे ADHD अगर है तो वो बच्चे, क्योंकि नॉर्मल फेज़ में होते हैं तो उन्हें पता हो। जैसे अगर बच्चा स्पेक्ट्रम में है तो उसको तो पता ही नहीं चल, उसको तो वैसे ही अंडरस्टैंडिंग हाँ जी, उसकी बहुत वीक होगी, हाँ उसको जी। नहीं पता चलेगा। असल में मैंने नोटिस किया एक चीज़ कि कभी कभी फिर वो एक क्रच बन जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कि फिर वो, मैं एक्सक्यूज का वर्ड गलत है, लेकिन फिर वो एक ऐसी चीज़, एक बैसाखी बन जाती है। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे उस चीज़ से फ़ायदा भी उठाने की देखिए, कोशिश बच्चे बड़े करते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे जी, बच्चे बिल्कुल, जिनको- आपकी बात मैं समझ गई हूँ कि बच्चे फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे साथ ये इशू है, तो वो वहाँ पे फिर हमारी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ थेरेपिस्ट या बीइंग अ टीचर, हमारी जजमेंट, हमें पता होता है कि ये बच्चा यहाँ पर हमसे एक्सक्यूज़ लेना चाह रहा है या ये वाकई इसके साथ इशू है। वो फिर वहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें पता चल जाए। अच्छा भाई जान, स्लो लर्नर क्या होता है? स्लो लर्नर्स जो है वो बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए ही। अच्छा। क्योंकि जो इनकी प्रोसेसिंग होती है इन्वायरमेंट से इनपुट लेना, स्टडीज़ का इनपुट लेने, वो स्लो होती है। तो उसको जो है वो हम वर्ड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनको हम कहते हैं ये स्लो लर्नर्स हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है। ब्रेन प्रोसेसिंग जो होती है उनकी स्लो होती है। आप ये कह लें कि उनकी जो ब्रेन की वायरिंग है वो हमारी ब्रेन की वायरिंग से, जो नॉर्मल ब्रेन है उस ब्रेन वायरिंग से डिफरेंट होती है। दैट्स वाई जो उनकी प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है और उन्हीं के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है स्लो लर्नर्स की। सो क्या अगर एक बेटा और एक बेटी एक घर में है, चाहे जुड़वा है, लड़का और लड़की है, लड़का ज़रा थोड़ी देर में बोलता है, थोड़ी देर में चीज़ें करता है, बच्ची जो है वो तेज़ तेज़ कर रही है, बिल्कुल। अब उन दो जुड़वा बच्चों में भी मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। बड़े छोटे में तो होती ही होती है। इसको भी स्लो लर्नर कहेंगे? नहीं, बेसिकली ऐसा है कि देखिए हर बच्चा जो है वो, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। आप ये देखें कि अगर वो देर से बोल रहा है तो हो सकता है उसने चलना जल्दी शुरू कर दिया हो और जो दूसरा बच्चा है उसने चलना लेट शुरू किया है।
तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, तो हमें कंपैरिजंस नहीं करने। आजकल बेसिकली होता क्या है कि हम ना कंपैरिजंस की रेस में ही लगे हुए हैं। उसका A+ आ गया, तुम्हारा B क्यों आया? तो आप ये देखें, हो सकता है वो बच्चा किसी और जगह पे बहुत अच्छा है, हम उसकी जिस चीज़ में वो अच्छा है उसको उसके ऊपर जो है हम उसको अप्रिशिएट करें। जो पहला बच्चा जिसका A+ आया, हो सकता है वो आर्ट्स में अच्छा नहीं है, वो स्टडीज़ में अच्छा है, तो हम उसको स्टडीज़ में अप्रिशिएट अगर कर रहे हैं। दूसरा अगर आर्ट्स में अच्छा है तो हम उसकी आर्ट्स को अप्रिशिएट करें, हम उसको उस तरफ आगे लेकर जाएँ। कंपैरिजंस जो होते हैं ना, वो फिर बच्चे को के अंदर एक तो पर्सनालिटी तो डिस्टर्ब करते हैं बच्चे की, उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब करते हैं, और सबसे बड़ी बात, बच्चा भागना शुरू कर देता है पढ़ाई से। वो जो वो B+ भी ले रहा है ना, तो वो कहेगा कि B+ भी आने पर जूते तो पड़ने ही है ना, मार तो खानी ही है, तो फिर वैसे ही खा ले, बंदा फेल होकर ही खा ले, भाग ही जाओ, आप स्टडीज से भाग ही जाओ। यू सी, एक तो होता है मार कुटाई और एक होती है वो जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, हाथ तो आपने उठाना ही नहीं है व्यूअर्स। आपको पता है बाहर के ममालिक में, अमेरिका, कनाडा वगैरह, अगर आप अपने बच्चे पे हाथ उठाते हैं, बच्चा अगर 911 फ़ोन कर देता है और कहता है मेरी माँ ने मुझे मारा या बाप ने मारा, तो माँ बाप अरेस्ट होते हैं, वो बाकायदा जेल जाते हैं और बच्चे उनसे ले लिए जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज उनके बच्चे ले लेती है। सो बात ये है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अगर बाहर इस लेवल पे ये एक्शंस लिए जाते हैं तो क्यों लिए जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, ये आपकी चॉइस थी। आपने अगर नहीं भी बच्चा पैदा करना था तो आपकी चॉइस थी, आप फैमिली प्लानिंग की तरफ चले जाते। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना कि आपने बच्चा पैदा भी किया और फिर उसको मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया, उसको गालियाँ निकाली, उसको एहसास कमतरी का शिकार किया। मैं तो हमेशा मैम एक ही बात कहती हूँ ज़ारा, जो मुझे बात बॉदर भी बड़ी करती है, कि भाई मोटरसाइकिल तक चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली, जिस किस्म के लोग आजकल दुनिया में घूम रहे हैं, अपने बच्चों के साथ ज्यादतियाँ, बदतमीजियाँ, ये वो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे की मेंटल हेल्थ, वो सेल्फ एस्टीम उसकी इतनी लो हो जाती है कि वो लोगों से बात करते हुए डरता है। सिर्फ मार कुटाई क्या, चीखना चिल्लाना बच्चे के ऊपर, आप नोटिस करेंगे अगर आप 6 माह के बच्चे पे भी चीखेंगे ना तो वो किस तरह से सहम जाता है। लेकिन ज़ारा, फिर यही बच्चे या तो सहमे हुए होते हैं या फिर ये खुद ऐसे बन जाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। फिर ये जो हम कहते हैं ना कि साइकोटिक होते हैं या ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनके अंदर आप इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएंगे ना, जितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो होता एडल्ट होगा, उसके पीछे या उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, माँ से मार पड़ी। और जान 90% आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे, मेरी 2-3 दोस्त हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत सी साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट हैं, अक्सर मैं बात करती हूँ, मैं कहती हूँ यार व्हाट इज़ द बिगेस्ट कॉमन थिंग आपके क्लाइंट्स में, तो पता क्या कहते हैं कि जो ट्रॉमे उन्होंने अपने, हम 60 साल की औरत में से या 70 साल के मर्द में से उसके माँ बाप के दिए हुए ट्रॉमे निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं वो सबसे बड़ा मेन कॉज होता है आपकी पर्सनालिटी। दादा बड़े स्ट्रिक्ट थे, मारते थे, सोटी से मारते थे, लो जी फिर उस बच्चे ने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को मारना शुरू कर दिया, 4 स्कूलों से निकाला गया, बड़ा हुआ तो फिर उसने औरतों पे भी हाथ उठाना शुरू किया। व्यूअर्स, आपने बच्चों की फाउंडेशन ले करनी है, वो क्या बनेंगे। देखिए, एक पर्सनालिटी और कुछ चीजें होती है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है, और कुछ चीजें होती हैं जो लर्नड बिहेवियर होता है, जो आप उनको सिखाते हैं। आप गाली निकालेंगे तो आपका बच्चा क्यों नहीं गाली निकालेगा? आप बच्चे को मारेंगे, आपको नहीं मारेगा, लेकिन अपने भाई बहन या किसी और पे तो हाथ उठाएगा। और फिर जो वाह की जाती है जब बच्चे मार के आते हैं, वो क्या होता है कि इनिशियली जब आप बच्चा मार के आ रहा है तो उसको पहले शाबाशी दी जा रही है, और जब वो घर में शुरू करता है तो उसको फिर से मार कुटाई शुरू कर दी उसके साथ। हम खुद अपने बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्लो लर्नर्स के साथ कैसे डील करें, क्योंकि बाकी जो कंडीशंस हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं, जो मैं अब बात कर रही हूँ, जो इनको स्पेसिफिकली कोई डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है, वो तो चले आपको माहिर नफ्सियात के थ्रू ही हैंडल करना है। अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प सपोर्ट चाहे स्कूल से या इधर उधर से चाहिए होती है। लेकिन पेरेंट्स उन बच्चों के साथ जो कैसे डील करें जो शायद कुछ डिसेबिलिटी या किसी डिसऑर्डर का शिकार नहीं है, बाकियों की बनिस्बत ज़रा स्लो हैं, जैसे कि उनका C आ जाता है, बाकी बच्चों का A आ जाता है।
आप समझ रही हैं? बिल्कुल। उनको मसला नहीं है, बस वो बाकियों की तरह तेज नहीं है। तेज नहीं है, जल्दी लर्न नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसमें ये होता है उनके कि साथ पेरेंट्स कैसे डील करें, माएँ भी और बाप भी? आपका ना पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे को, अगर हमें पता चल गया कि कोई इशू नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको आपने जो सी लेकर आ रहा है ना, आपने उसको उस पर भी अप्रिशिएट करना है। अगर आप उसको उस पर अप्रिशिएट नहीं कर रहे या उस पर ऊपर चीख रहे चिल्ला रहे हैं ना, तो वो सी से भी पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसको आप जैसे अगर आपका एक बच्चा 5 मिनट में लर्न कर रहा है और उसको 10 मिनट लग रहे हैं, तो आप उसको 10 मिनट दें। आप ये अफरा तफरी नहीं डालें उसकी, क्योंकि ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है, जो ब्रेन में चीज़ें वो लेकर जा रहा है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, उसके जो न्यूरॉन्स हैं हो सकता है वो थोड़ा आहिस्ता काम करें, वो थोड़ा इनटेक जो है वो आहिस्ता ले रहे हैं इन्वायरमेंट में से चीज़ों को। तो उसको आप क्या करें, आप उसको हेल्प आउट करें, उसको वो टाइम दें जितना वो टाइम ले रहा है। अगर आप उसको वो टाइम नहीं देंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे ज़्यादा, तो वो गलत होगा। बीइंग अ ह्यूमन, हम भी अगर हम ज़्यादा प्रेशर में होते हैं तो चीज़ें हमसे ख़राब होती अब हैं। मैं आपको वजह की बात बताऊँ, इवन अकेडमीज़ पे और ट्यूशन्स पे अब आप उनको पैसे दे रहे हैं कि जी आप हमारे बच्चों को ये चीज़ कराएं। जैसे मैंने हमजा को ट्यूशन्स पढ़वाई, अब आप लोग कहेंगे कि खुद पढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए था। मेरा गुस्सा तेज़ व्यूअर्स, मुझे पता था कि मैं अगर अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊंगी तो मेरा बच्चा मेरे से बिल्कुल परे हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा आपसे। ज़रा आपको अपनी कमियों का, अपनी कोताहियों का पता होता है। ऑब्वियसली जिस स्टेज पे उसको मैं ट्यूशन वगैरह शुरू कराई, उस स्टेज पे मेरे लिए बड़ा महंगा, ऑब्वियसली एक सिंगर मदर होने के नाते बच्चे को ट्यूशन्स दे रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो। अच्छा, मगर टीचर का किसका इंतखाब किया? उनका, जिनका मुझे पता था कि बहुत पेशेंस वाली, बहुत प्यार से सिखाती है। मैं जाके वहाँ बैठ जाती थी, लेकिन मैं बीच में बोलती नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो मेरी जिम्मेदारी होती तो मुझे पता था कि मैंने बच्चे पे चीखना भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हाथ नहीं उठाया किसी भी बच्चे के ऊपर। शायद हाथ उठ जाता, मुझे अपने से खौफ था। सो मैंने अपने आप को, अपनी किनाराकशी कर ली। तो प्लीज़ घर पे पेरेंट्स भी वो वाले सिखाएं। अगर बाप में ज़्यादा बर्दाश्त है वो सिखाएं, बिल्कुल। माँ पे बात ना डाले। अगर माँ का गुस्सा तेज़ है, आपको पता है कि वो भड़क पड़ेगी, तो उसने चीख अब बच्चे के नंबर शायद आ जाएंगे, लेकिन उसके दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, उनको अगर आपको लग रहा है ना कि वो 2 बच्चों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकता, उसको 1 to 1 में बैठ कर पढ़ना है, तो आप उसको अकेले बिठा कर पढ़ाएं, तो वो हो सकता है ज़्यादा जल्दी आपकी बात समझ अब मेरी नूरबान छुटकी जो है वो सबके साथ लगी रहती है, खुशी खुशी चीज़ें करती रहती है, वो ग्रुप है। हसन जो है उसको आपको 1 on 1 लेके चलना पड़ता है। वो नहीं है इंटरेस्टेड 10 लोगों में बैठ के पढ़ने के लिए, और वो खुद ही पढ़ लेता है। इज़ वेरी उस तरह से गुड लाइक। हर बच्चा फ़र्क है, बिल्कुल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कहते हैं कि अभी आप ब्रेक में मिले हो नूर को भी और हसन को, जी जी, दोनों की पर्सनालिटीज डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, और दैट्स ओके। यही तो खूबसूरती है। फूल भी तो मुख्तलिफ, एक ही किस्म का फूल मुख्तलिफ शक्ल का होता है। हम खुद भी, हम अपने बहन भाइयों को या खुद को भी देखें तो हम एक ही घर में रहने वाले 5 लोग डिफरेंट होते हैं। सबकी ज़हनी जो तजुर्बे होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ज़हनी हालात भी डिफरेंट होते हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो फिर हम अपने ही बच्चों के साथ वो वाला रवैया क्यों इख्तियार करें कि हम उनकी पर्सनालिटीज़ को जो है वो ख़राब कर दें। सो आपका एंड में हमारे व्यूअर्स के लिए पैगाम क्या है जान? पेरेंट्स के लिए, नाना नानी, दादा दादी, यही लोग होते हैं ना जो पढ़ा रहे होते हैं। कभी कभी आपकी कोई, आपकी बहन, जिस तरह मेरी बड़ी बहन, मतलब अल्लाह मेरी बहन को ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं तो कहती हूँ कि मेरे सर पे सलामत रखे, कुछ है तो मेरे से 2 साल बड़ी, लेकिन माँ से बढ़ के हैं इन मैनी वेज, और बल्कि मामा की भी एक तरह से वो मामा है। इतनी आपा अमेजिंग खातून है। अब मेरी बहन जो है, जिस पेशेंस और मोहब्बत के साथ हसन को और नूर को पढ़ाती हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं हमेशा उनको देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ आपा आपको गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? कहती है जुगन नहीं चढ़ता, बच्चों पे किसको गुस्सा चढ़ता है? अब मुझे बच्चों के और किसी चीज़ पे नहीं वाट चढ़ता, लेकिन जब कोई एक टास्क होता है और वो टास्क मुकम्मल करना होता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। इस वजह से मैं प्रोजेक्ट्स में हेल्प करा दूंगी, उनके स्कूल की तैयारियां सारी करा, सब कुछ कर लूंगी। पढ़ाने में मुझे पता है ये मेरा घूमता है, क्योंकि मेरी अपना बड़ा ट्रॉमा है पढ़ाई के साथ। मैंने बड़ी मारे खाई हैं ट्यूशनों के दौरान। ट्यूशन टीचर मेरी मुझे मारती थी, सोचे तो, यानी पे घर पे भी मारे खाई,
ट्यूशनों पे भी मारे खाई, स्कूल में भी जलील हुए, फायदा क्या? तो अब आपको ना आप खुद को भी थोड़ा सा चेंज करें। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगी और हर उस पेरेंट को मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ट्रॉमा मिला हुआ है तो वो ट्रॉमा अपने बच्चों को बिल्कुल भी आपने नहीं देना। आप यहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए हैं, ना कि आप उनको और अब उनकी ज़िंदगी में पीछे लेकर जाना है। जेंटल पेरेंटिंग होती है, आप जेंटल पेरेंटिंग करें। हम क्या करते हैं, हम बच्चे के ऊपर बचपन में ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब आप बच्चे को बचपन में चीखना चिल्लाना उसके ऊपर शुरू कर देते हैं तो बच्चे को आदत पड़ जाती है कि जब तक माँ या बाप मुझ पे चीखेगा नहीं, मैंने इसकी बात नहीं सुनी, मैंने हिलना ही नहीं है। तो शुरू से ही जो आपका शुरू से ही बच्चा है उसको आप जेंटल पेरेंटिंग की तरफ आएँ और उसको ये बताएं कि चीखने चिल्लाने से कोई काम नहीं होता। आराम से प्यार से बच्चे को उसकी बातें समझाएं। मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार, बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चा अगर नहीं समझ रहा उसके लेवल पर जाएं, उस घुटनों के बल बैठें, उसको प्यार से पकड़ें, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको बताएं दैट मैं आपको ये कह रही हूँ, और उसको एक दफ़ा करके बताएं, क्योंकि बच्चे ने साथ ही नहीं आपने कहना है और बच्चे को नहीं पता चल जाना कि मैंने ये करना है। और अच्छी बात पे दाद दे। अब हसन को आपके सामने मैं लेके आई, अब इस हसन को यूजुअली सलाम करने से कतराता है, लेकिन जब उसको लेके जाओ कहो बेटा सलाम करो, और वो जब भी सलाम करते गुड बॉय, यू आर सच अ गुड बॉय, वेल डन, माशाल्लाह, वेल डन मेरा बेटा, गुड बॉय, गुड गर्ल, बेटे बेटे। देखिए बच्चों को अच्छी बातों पे सपोर्ट करें। आपने कहा चेंज करें, मैंने इस तरह से तो अपने आप को चेंज किया कि मैंने 2-3 दफ़ा पढ़ाने की कोशिश की। मुझे लगा कि यार मेरी पेशेंस आउट हो जाती है, लेकिन मैं बच्चों के साथ पेंट भी करती हूँ, हम गंदगचोले भी करते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, बेकिंग भी करते हैं। जिस चीज़ में मुझे पता है कि मार्जिन है कि मैं गलत कर दूंगी, मैं इसलिए किनारा कशी करती हूँ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इतनी मार्जिन है कि मैं चीज़ें दूसरी अरेंज कर सकती हूँ। कारी साहब से पढ़ रहे होते हैं, मैं वहाँ पे कल बैठ के मैंने नूर को भी सुना, हसन के साथ भी बैठी, फिर उसके बाद उनके सिंगिंग टीचर भी आते हैं शान भाई के साथ भी उनके साथ बैठ के साथ ज़रूर बैठती हूँ। वो चीज़ खुद नहीं करती जो मुझे पता है कि उनको तंग करेगी। वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे या आप उनसे इरिटेट हो जाएंगे। आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप विद माई चिल्ड्रन ज़ारा। सबसे पहला ताल्लुक जो हमारे बच्चों का बनता है वो माँ बाप से बनता है। और वो आप ये कह लें कि जो पेरेंट्स हैं ना बच्चों के लिए, उनको लगता है कि ये हमारा सेफर कुल का नात है, सेफर, हमें कोई भी प्रॉब्लम होगा ना हम इनके पास जाएंगे, हम सेफ हैं। तो अगर बच्चे को यही पता होगा ना कि यहाँ पर भी जाके हम सेफ नहीं हैं तो वो आपसे भी भागना शुरू कर देगा, तो वो फिर बाहर ढूंढेगा। बच्चों के साथ दोस्ती करें, उनके साथ उनके लेवल पर जाकर बात करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। मारना बिल्कुल नहीं है, प्यार से बात करें, चीखना चिल्लाना भी नहीं है, और बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनेगा। थैंक यू सो मच ज़ारा। और व्यूअर्स प्लीज़ इज्जत से भी बात करें, इज्जत से बात करें। याद रखें कि बच्चों की एक मतलब वो छोटे साइज़ के इंसान ही हैं, वो कोई पेट्स नहीं है। पेट से भी आपको प्यार से बात करनी चाहिए और इज्जत से बात करनी चाहिए। आपका पेट भी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करेगा। तो ये तो इंसान के बच्चे हैं, अशरफुल मखलूकात है। सो बच्चों को रिस्पेक्ट दे, चाहे वो 2 साल का बच्चा क्यों नहीं है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो गिव योर चिल्ड्रन रिस्पेक्ट। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंट स्टोरीज हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे।